वो घटनाक्रम शायद मर जाने के बाद मैं भूल जाऊं, लेकिन मेरी आत्मा नहीं भूल पाएगी। उस दिन हम और मेरा छोटा भाई, वो चचेरा भाई अनुराग यादव घर से निकले, खेत पर जा रहे थे। अच्छा। रास्ते में आप भी देखेंगे, हर कोई देख रहा है कि एक दो ईंट पड़े हुए थे, उसी को वो साइड करने लगा। राग रिटर्न वापस चला जाता है मुझे देखने के लिए कि भैया को दौड़ाया हो सकता है मार न दे, लेकिन वो मुझे पाता नहीं, रिटर्न वापस आता है और मेरे चचेरे भाई को पा जाता है, उसके गला काट कर निर्मम हत्या कर देता है। ये प्रार्थना पत्र जिसको मैंने IGRS पर डाला, ये दूसरा भी प्रार्थना पत्र है, तीसरा भी है, ये सब IGRS के हैं। बाकी DM SP प्रार्थना पत्र देखिए। नमस्कार, मैं हूं कमलनाथ। आप देख रहे हैं KN24 न्यूज। क्राइम खबरों के बीच में मैं इस समय जनपद जौनपुर में मौजूद हूं। इस समय मैं गौरा बादशाहपुर कबीरुद्दीन गांव में मौजूद हूं। एक होनहार लड़का अनुराग यादव, जिसकी उम्र 17 वर्षीय था। दिवाली जो है आपने धूमधाम से मनाया होगा, लेकिन अनुराग यादव के परिवार में एक चिराग था, जो दीपक जो पूरी तरीके से बुझ चुका है। ज़मीनी विवाद के कारण ये पूरा मामला जो है पूरे उत्तर प्रदेश में सनसनीखेज है। यानी जनपद जौनपुर से लखनऊ तक, लखनऊ से दिल्ली तक ये माहौल जो है पूरी तरीके से लोगों में ये निंदनीय घटना पूरी तरीके से फैल चुका है। उस 17 वर्षीय लड़के का क्या दोष था? अभी तो उसका ज़िंदगी जो है शुरू हुआ था। उम्मीदें उसकी बहुत थी। ज़मीनी विवाद ये 40 साल से था, लेकिन उसका उम्र केवल 17 साल का था। मौके पे उसको प्री प्लानिंग के तहत जो है उसका जो है सिर काट दिया जाता है। मैं इस समय अनुराग यादव के गांव में ही मौजूद है और उनका देखिए वो सामने वही घर है। आर्थिक स्थिति अनुराग यादव का सही नहीं था। उनके पिताजी जो थे कलकत्ता कुछ रोजगार के लिए बाहर जाया करते थे कमाने के लिए, यानी हम कहें तो आर्थिक स्थिति उतना बेहतर नहीं था। मामला ये था ज़मीनी विवाद के कारण था। जमीन कितना ज़मीन विवाद था भैया? 2 से ढाई बिस्सा की 2 से ढाई बिस्सा का ये विवाद जो है 40 वर्षों से ये चल रहा था। मैं इस समय आप जो फ्रेम में देख रहे हैं, ये अनुराग यादव के चचेरे भाई हैं। ये उस मौके वारदात पर मौजूद थे जब अनुराग यादव का सिर जब काट दिया जाता है। उस समय ये मौके पे मौजूद थे। ये अपने आँखों से उस पूरी घटना को देखे हैं। उस पूरी घटना को जानने की जो है कोशिश करेंगे और इनकी क्या सरकार से मांग है वो भी जानने की कोशिश करते हैं। अनुराग यादव 5 बहनों में केवल अकेले भाई थे। इनके पिताजी जो थे वो आर्थिक स्थिति बहुत सही नहीं था। इनके पिताजी जो थे 3 बहनों का विवाह कर चुके थे, 2 बहन केवल बची हुई थी। इस घटना को देखते हैं जो ये अपने आँखों से देखे हुए हैं। सबसे पहले आपका क्या नाम है? रामजस यादव। रामजस भैया, कितने सालों से ये विवाद चल रहा था? ये मामला कैसा ये मोड़ ले लिया? ये विवाद 29 साल से चल रहा है जी। माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। जी। जो घटना है वो 30 तारीख की है, सुबह 7-7:15 बजे के आसपास की। उस दिन हम और मेरा छोटा भाई, वो चचेरा भाई अनुराग यादव घर से निकले, खेत पर जा रहे थे। अच्छा। रास्ते में आप भी देखेंगे, हर कोई देख रहा है कि एक दो ईंट पड़े हुए थे, उसी को वो साइड करने लगा। अच्छा, अनुराग यादव जी। जी। इसी बात से नाराज आरोपी रमेश यादव ने उसे मना किया कि ईंट वहाँ से मत हटाओ, रास्ते में ही रहने दो। तो हमने अपने भाई को मना भी कर दिया कि जाने दो, ईंट मत हटाओ, चलो रहने दो वैसे। इतना करके वो आ जाता है अपने घर में, सभी जितने भी उसके परिवार के सदस्य हैं सभी को बुलाता है और सब लोग अपने हाथों में धारदार तलवार और हथियार, असलहे, लाठी डंडे ले करके ललकारते हुए आ जाते हैं। यानी वो जो ईंट आपने अनुराग यादव ने हटा दिया था? ईंट एक ही 2 ईंट है, वहाँ ज़्यादा ईंट नहीं, वही वो खिसकाया ही था बस, इसी बात से नाराज। सभी लोग आते हैं। उसके बाद मैं अनुराग को कहता हूँ भैया तू घर भाग जाओ, वो घर भाग आता है। मैं तो वो सामने पड़ता है विद्यालय कैंपस, उसकी तरफ भाग जाता हूँ और वो आरोपी रमेश यादव ने मुझे विद्यालय कैंपस तक दौड़ाता है, लेकिन जब मुझे नहीं पाता
तो वो रिटर्न वापस आने लगता है। इसी बीच होता है कि मेरा चचेरा भाई अनुराग रिटर्न वापस चला जाता है मुझे देखने के लिए कि भैया को दौड़ाया हो सकता है मार न दे, लेकिन वो मुझे पाता नहीं, रिटर्न वापस आता है और मेरे चचेरे भाई को पा जाता है, उसकी गला काट कर निर्मम हत्या कर देता है। यानी ये घटना वो आपको जो है ढूंढने के लिए विद्यालय के पास आता है, आप विद्यालय के पास ही रहते हैं, वो सोचता है। वो विद्यालय के पास नहीं आता, उसी रास्ते से मुझे दौड़ाता है और मैं विद्यालय कैंपस तक भाग के जाता हूँ, वहाँ तक दौड़ाता है लेकिन मुझे नहीं पाता, तो वहीं से वो रिटर्न वापस आ जाता है। ऐसी घटना को देखने के लिए वापस घर से मेरा चचेरा भाई अनुराग रिटर्न वापस जाता है। आपको क्यों दौड़ाए थे, मतलब यानी हम कहें दौड़ाने का मकसद उनका क्या था? दौड़ाने का मकसद यही था कि जान से इनको मार के ख़त्म कर देंगे, क्योंकि वो भूमाफिया व्यक्ति है और पड़ोसियों पे तमाम फर्जी मुकदमे करके सबकी ज़मीन जायदाद को हड़प रहा है और मैं उस मुकदमे की पैरवी करवाता रहा हूँ, जिससे वो नाराज़ रहता था और इसीलिए मुझे वो टारगेट किया था कि इनको ही रास्ते से हटा दें, उसके बाद से आपकी ज़मीन को कब्जा कर लें। मैं सुना हूँ कि उनके परिवार में जो है सरकारी जॉब भी लोग कर रहे हैं, यानी सरकारी प्रशासनिक लोग वहाँ उनके परिवार में जो है मौजूद है, कोई दरोगा पद पे मौजूद है। वो जब ऐसी हरकत कर रहे हैं तो समाज में किस तरीके का संदेश जाएगा? देखिए, वो सामाजिक इंसान है ही नहीं जी। वो जो आरोपी का पिता है लालता, वो अपने पिता की स्थान पे नौकरी पाया था, झारखंड धनबाद ज़िले में कोयला खदान में नौकरी करता था। वो जान ही रहे हैं आप, झारखंड नक्सलाइट एरिया है, वहाँ नक्सलियों, उग्रवादियों, माओवादियों का गढ़ है, उन्हीं के संपर्क में रहा है वो। अभी 1 ही साल हुआ कि रिटायर होके आया है और 2 ही साल हुए होंगे कि उसका बड़ा लड़का राजेश यादव पुलिस विभाग में, उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में एसआई पद पर चयनित हुआ था। जब से वो चयनित हुआ तो इन लोगों का मनोबल बढ़ा और ये रिटायर होकर घर आया तो यहाँ तांडव मचाना शुरू कर दिया। फिर कोई भी मामला थाने तक जाता, कप्तान तक जाता, डीएम तक जाता, तो उसका लड़का जो राजेश यादव एसआई है वो अपनी पहुंच अप्रोच के बल पर धमक जमा करके मामले को दबाता था और हम लोगों को परेशान करता था, कहीं कोई सुनवाई नहीं हो पाती थी। उसके संबंध में हमने कई प्रार्थना पत्र माननीय मुख्यमंत्री पोर्टल पर IGRS पर भी डाला। इतना ही नहीं, जिलाधिकारी और कप्तान साहब को भी दिया कि ये जो विवादित ज़मीन है ये बंजर वर्ग की है, इसको खाली करा करके सरकारी कार्य में इस्तेमाल कर लिया जाए ताकि हमेशा के लिए ये विवाद खत्म हो जाए। लेकिन प्रशासन, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री IGRS पोर्टल पर भी हमने शिकायती प्रार्थना पत्र डाला, एक नहीं कई प्रार्थना पत्र जो मेरे हाथ में अभी भी मौजूद है। ये कौन सा प्रार्थना पत्र है? वही जमीन से जुड़ी हुई प्रार्थना पत्र है? जमीन से जुड़ा हुआ है ये प्रार्थना पत्र जिसको मैंने IGRS पर डाला, ये दूसरा भी प्रार्थना पत्र है, तीसरा भी है, ये सब IGRS के हैं। बाकी डीएम एसपी प्रार्थना पत्र देखिए, उस ज़मीन से जुड़ी हुई ये तमाम जो है प्रार्थना पत्र है। अगर उसी दौरान इस मैटर को जो है सुलझा दिया गया होता तो आज ये घर का जो चिराग है अनुराग यादव, ये आज हमारे बीच में मौजूद रहता और देश की सेवा में कहीं न कहीं ज़रूर तैनात रहता। यानी अब ये हम कहें 1 है, 2 है, इस तरीके से आपने तमाम जो है मुख्यमंत्री पोर्टल का, अच्छा ये अनगिनत प्रार्थना पत्र जो कप्तान साहब को मैंने दिया, जिलाधिकारी महोदय को दिया, उसकी तो बात ही छोड़िए। जब ये लोग कोई कार्रवाई नहीं किए, कहीं सुनवाई नहीं हो, तो मैंने IGRS का सहारा लिया माननीय मुख्यमंत्री पोर्टल पर, लेकिन उस पर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया, ना कोई कार्रवाई की गई। तब हमने ये डिसाइड किया कि इस विवाद को निपटाने के लिए ग्राम प्रधान को जो है बुलाते हैं, तो ग्राम प्रधान के जरिए हमने उस टोटल विवादित ज़मीन को उसको दे दिया कि ताकि ये हमेशा हमेशा के लिए विवाद खत्म हो जाए। यानी वो ज़मीन जो है आप उनको सौंप दिए थे? हाँ, वो ज़मीन हमने उनको दे दिया। ग्राम प्रधान ने वहाँ समझौता करा के, उस पर आप देखेंगे तो वहाँ पर उन्होंने बुनियाद डलवा दी थी। आज भी बुनियाद वहाँ पे पड़ी हुई है, 2-3 फुट ऊंची बन गई। वो किसकी फिर हो गई? लालता जी का? नहीं, वो बुनियाद मेरी पड़ी हुई है, उसके अंदर जो भी ज़मीन है वही विवादित थी, वो सब उसको दे दिया गया। अच्छा। उसके बाहर पूरब साइड देखेंगे तो हमारी आराजी नंबर है जो 932 ग में है। इतने से वो नहीं माना और हमारी आराजी नंबर पर भी एक फर्जी मुकदमा करके कहा कि नहीं ये सब मेरा है। यहीं से स्थिति और बिगड़ती गई कि मैंने जो कहा वो भी दे दिया। अब उसके बाद
वो मेरी हराजी नंबर भी मांग रहा है, वो भी उसको चाहिए। तो बताइए सारी चीज़ें मैं उससे दे दूँ तो मैं कहाँ जाऊँगा? जी। यानी मैं तो जो यानी विवादित उनका जो ज़मीन है वो, मनोबल बढ़ता चला जा रहा था। क्योंकि वो भूमाफिया टाइप व्यक्ति है। हुँ, प्रशासनिक और ये राजस्व विभाग में उसकी अप्रोच है। हुँ, इसी के बदौलत कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई, ना कोई कार्रवाई हुई। और आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि शासन प्रशासन कोई कार्रवाई करेगा नहीं। यानी आपको केवल प्रशासन से उम्मीद नहीं है? बिल्कुल उम्मीद नहीं है, क्योंकि मैं पहले भी लिखित प्रार्थना पत्र दे करके प्रशासन से गुहार लगा चुका हूँ। आर्थिक व्यवस्था रामजीत जी का जो है बहुत सही नहीं था। परिवार में जो है अनुराग यादव एक होनहार ताइक्वांडो सीखते थे, हाँ, नेशनल लेवल पे वो मौजूद थे और वो देश के लिए वास्तव में बहुत अच्छे होनहार साबित हो सकते थे। दरअसल देखिए, मेरा भाई 16 साल उम्र रही, अभी 11वीं क्लास का स्टूडेंट था। ताइक्वांडो का अच्छा खिलाड़ी था और वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी गोल्ड मेडल सिल्वर मेडल वगैरह जीत चुका था। उसका सिलेक्शन जो है स्टेट लेवल पर हो चुका जी, था, जी। जो फरवरी में उसको खेलना था। उसका सपना था एनडीए में जाने का, अच्छा, एनडीए में नेशनल डिफेंस एकेडमी में वो सपना भी उस लड़के का था। लेकिन सारा सपना चकनाचूर हो गया। हमेशा के लिए मेरा भाई चला गया और कुछ जीवन में बचा नहीं। यानी जीवन जो है अब आपको उस आपने वो तो मौके को वारदात को देखा भी था, इसलिए और भी ज़्यादा। वो घटनाक्रम शायद मर जाने के बाद मैं भूल जाऊं, लेकिन मेरी आत्मा नहीं भूल पाएगी। देखिएगा आंखों में जो है आंसू भी है। अच्छा, इस घटना को जब आपने पूरी वारदात को जब देखा तो प्रशासन ने कुछ जो है निर्णय लिया? मैं सुना कि किसी को उनके परिवार से बर्खास्त भी कर दिया गया सरकारी नौकरी से। ऐसे स्टेटमेंट कोई आया नहीं है शासन प्रशासन द्वारा, और मुझे इस तरह की कोई जानकारी भी नहीं है कि बर्खास्त किया गया या फिर किसी का इनकाउंटर किया गया या फिर बुलडोजर एक्शन हुआ। ऐसा कुछ नहीं है। केवल यहाँ पर कप्तान साहब और जिलाधिकारी महोदय उपस्थित आए थे। उन्होंने हमको 3 दिन का अल्टीमेटम दिया था कि 3 दिन बाद हम एक्शन लेंगे। जी, जी। तो हमें उम्मीद नहीं है, क्योंकि हम इससे पहले भी कई प्रार्थना पत्र IGRS पर डालकर प्रशासन को आजमा चुका हूँ। इसलिए अगले 3 दिन हो, चाहे 3 महीने हो या 3 साल हो या 300 वर्ष हो, उम्मीद हम नहीं करते प्रशासन से। भैया एक आखिरी सवाल है, सरकार से आपकी क्या मांग है? एक वास्तव में ये दर्द भरा घटना है। अनुराग यादव की 5 बहन थी, 3 बहनों का विवाह हो चुका है। परिवार की स्थिति इतनी सही नहीं है। 3 बहनों का जो विवाह हुआ है ज़मीन बेच के ही हुआ है। आपके पास ज़मीन की अब संख्या भी कम हो गई है, यानी कहें तो कुछ ही बिगहे ज़मीन आपके पास मौजूद है। 2 बहन अनुराग यादव के पास हैं और 2 बहनों का विवाह कैसे होगा? आपकी सरकार से क्या मांग है? कि सरकार से हमारी जो मांगे रही प्रार्थना पत्र के जरिए, उस पर तो कुछ हुआ नहीं। उसी का परिणाम रहा कि इतनी बड़ी घटना हुई। अब इस घटना के बाद ये परिवार पूर्णतः टूट चुका है, यानी अब ये खत्म हो चुका है, इसमें कुछ बचा नहीं है। अगर सरकार के पास अगर जो भी हो, जो संभव हो सके, अगर परिवार को बचाना चाहे तो अपने स्तर से बचाए। और मांग की बात जहाँ तक है तो भाई हमने प्रार्थना पत्र के जरिए पहले भी मांग करता रहा हूँ कि इस मामले का इस तरह से पटाक्षेप हो जाए, इससे निस्तारा करा लिया जाए, ताकि आज वो हुआ होता तो मेरा भाई मेरे साथ होता। जी, इस घटना को मैं देखता हूँ तो वास्तव में ये कहें तो यूपी में इस तरीके की जो घटना है ये पहली बार हुआ। आपने एनकाउंटर सुना होगा, लेकिन ये पूरी तरीके से सर को जो है उधेड़ देना, ये ऐसी घटना यूपी में हमारे ख्याल से पहली बार हुआ होगा। इस तरीके से देखिएगा अभी जो है इस तरीके की जो है यूपी में लगातार घटनाएं हो रही हैं, तो बताइए यूपी में जो जितने लोग हैं कैसे सुरक्षित रहेंगे? और जो ये घटना हुआ है, आरोपी जो है, आरोपी के परिवार में तमाम जो लोग हैं वो सरकारी नौकरी पे यानी मौजूद भी हैं, वो इस तरीके की घटनाएं कर रहे हैं। परिवार में देखिए कोहराम मचा हुआ है और हम कहें तो परिवार पूरी तरीके से समृद्ध भी नहीं है। देखिए कच्चा मकान है, यानी इनसे बैर करने का क्या मतलब है? वही है कि उनका जो है समृद्ध थे, ज़मीन हड़पने का मेन मकसद यही होता है कि गांव में जो होते हैं कुछ जो होते हैं अपने आप को मानते हैं कि
इनके साथ जो है ज़मीन हड़प लें। उस ज़मीन से अनुराग का कोई ताल्लुकात नहीं था। हाँ, ताल्लुकात नहीं, 17 वर्षीय लड़का था, मामला जो है उसके पहले से ही चल रहा है। वो 29 साल पहले से चल रहा है, जी। फिर भी उस ज़मीन से उससे कोई वास्ता सरोकार नहीं था। उसमें ज़रूर उसके पिता और दादा को पार्टी बनाया गया था, लेकिन वो लोग समझौता करके उस ज़मीन से अपना वास्ता सरोकार ख़त्म कर लिए थे। खत्म कर लिए, लेकिन फिर भी ये फिर जो भी है उसको और भी हड़पने की जो है हड़पने निरंतर की कोशिश कर नीयत रहा से था। हड़पने की नीयत से उसके खिलाफ उसकी जान ले ली गई। इस घटना को देखते रहिए, हमारा प्रशासन से यही मांग है कि इनके परिवार को आर्थिक मदद प्रदान किया जाए। इनकी जो 2 बहनें हैं उनको भी अगर सरकारी जॉब से अगर कुछ जो है रिक्त स्थान हो तो उनको जो है प्रदान किया जाए, कि इनके जो है परिवार में कोई ना कोई जो है सरकारी बल पे मौजूद रहे, क्योंकि अब इनके घर में कोई ऐसा नहीं है कि जो इनके माता पिता का जो है सहारा बन सके। हमारी सरकार से ही मांग है, वीडियो को निरंतर देखते रहिए, और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे और इनके जो है घर पे भी जाएंगे और यहाँ पे जो है घर की आपको हालात भी दिखाएंगे। वीडियो में बने रहिए। तब तक आप देख रहे थे जनपद गौरा बादशाहपुर से गांव कबीरद्दीनपुर का ये खास घटना।